लास्ट ईयर जब G20 समिट हुआ था तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था अफ्रीकन यूनियन को एक फुल टाइम मेंबर के तौर पे G20 में शामिल कर। लेकिन इस भाईचारे की शुरुआत कब होती है वो जानने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी ही कॉन्फ्रेंस होती है 1955 में जिसे हम बंदुंग कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, जो इंडोनेशिया में होती है। अब इस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या खास होता है कि यही कॉन्फ्रेंस बेस बनती है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। इसी कॉन्फ्रेंस में कुछ वैसा होता है जिसकी वजह से 1961 में भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है। 1955 में बैंडुंग इंडोनेशिया में 29 कंट्रीज मिलती हैं, जो कंट्रीज होती हैं एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से, और वो कुछ कॉमन इश्यूज पे बात करने की कोशिश करते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और श्रीलंका 5 होस्ट होते हैं और 24 और कंट्रीज मिलके इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें जो की इश्यूज रहते हैं वो होते हैं कि कैसे कोलोनियलिज्म को खत्म करना है, कैसे रेशियल इक्वलिटी लानी है और कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बातें करनी है। लेकिन इनका जो बेसिस होता है वो पंचशील होता है। 1954 में भारत और चीन ने एक समझौता किया था जो 5 वैल्यूज पे आधारित था। उन्हीं वैल्यूज को यहां भी आगे ले जाया जाता है और जो 5 वैल्यूज हैं वो आपको ध्यान देने वाली बात है। और उस दौर में आपको ध्यान देना है जब यूएसए, यूएसएसआर 2 ग्रुप बना के पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहली वैल्यू थी वो थी सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि जो भी देश है वो अपने से डिटरमाइन करे कि उसे किसके साथ रहना है, कैसे रहना है, आजाद होना है, कैसा देश बनाना है। दूसरा है रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, कि कंट्रीज दूसरे कंट्री की जो संप्रभुता है उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी टेरिटरी में इन्वॉल्व ना हो। तीसरा था नॉन अग्रेशन, मतलब एक कंट्री दूसरे के प्रति अटैक की भावना या इस तरह की चीजें ना रखें। चौथी जो वैल्यू थी वो थी नॉन इंटरफेरेंस, कि अभी भी जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी आदत बनी हुई थी इंडिया, पाकिस्तान, एशिया, अफ्रीका की अलग अलग कंट्रीज में इंटरवीन करने की, वहां की गवर्नमेंट को हटाने की, इस तरह की बातें। तो इसके खिलाफ भी था कि नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए। और पांचवी बात थी इक्वल रिस्पेक्ट या इक्वलिटी, कि जो भी कंट्रीज हैं, चाहे एशिया के हैं, अफ्रीका के हैं, वो भी यूरोपियन कंट्रीज के बराबर हैं। तो इन 5 वैल्यूज को बेस बना के बंदुंग कॉन्फ्रेंस की गई थी। और इसी के बाद जो नाम निकल के आता है कि हम किसी भी एक ग्रुप के साथ अलाइन नहीं करेंगे, हमारी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी होगी, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनाएंगे और हर डिसीजन हम अपने खुद से लेंगे, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेंगे और किसी एक ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, कोई भी मिलिट्री जो कैंप है उसमें भी शामिल नहीं होंगे। ये तो वो बातें रहीं जो सारी दुनिया के सामने आई हैं। लेकिन इस इवेंट में कुछ और भी होता है जिससे भारत और चीन के रिश्ते खराब होते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में केवल सिद्धांतिक बातें नहीं होती, कुछ डिप्लोमेटिक बातें भी होती हैं, दुनिया को अपनी लीडरशिप दिखाने का मौका भी होता है। चीन भी शामिल होता है, भारत भी शामिल होता है और यहां से कहीं ना कहीं चीन को ये लगने लग जाता है कि भारत अफ्रीका और एशिया की लीडरशिप उससे लेना चाहता है और लीडर बनना चाहता है। जो इनसिक्योरिटी चाइना के मन में आती है, वहां का लीडर था जाओ इनलाई, उसे जवाहरलाल नेहरू बड़े एरोगेंट लगते हैं और तभी से उसके मन में आ गया था कि नेहरू कहीं ना कहीं ज्यादा एम्बिशियस हैं, वो खुद को विश्व गुरु के रूप में इस तरह से प्रमोट करना चाहते हैं। वो जो खटास थी उस लीडर की, वही 1961 के वार के रूप में निकल के आती है। ये इवेंट इसलिए खास है क्योंकि अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट को साथ लाता है। ये कॉलोनियल सिस्टम के खिलाफ आर्ग्यू करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बातें करता है। लेकिन अमेरिका का क्या ओपिनियन था इसके बारे में वो भी जानने की कोशिश। अमेरिका इस इवेंट से कंफर्टेबल नहीं था। अमेरिका किसी भी ऐसे इवेंट से कंफर्टेबल नहीं रहता था जहां पे बहुत सारे कंट्रीज मिलकर कुछ करने की कोशिश कर। अमेरिका को लगता था कि ये लेफ्ट लीनिंग है, ये यूएसएसआर के ज्यादा नजदीक ग्रुप है और उसी का एक तरीका है, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी सीटो सेंटो जैसे ग्रुप बना चुका था मिडिल ईस्ट और अलग अलग जगह पे, जहां पे उसकी एक टीम वर्क करती थी। नाटो भी फॉर्म हो चुका था, वो सारी बातें हो रही थी। अमेरिका इंडिया को भी और इंडिया के द्वारा जितने भी एक्शंस किए जाते थे उनको थोड़ी सबकी निगाहों से देखता था। 2 रीजन और भी हैं जिससे अमेरिका इस चीज के साथ कंफर्टेबल नहीं था। पहला था कि अमेरिका का शुरुआती जो रुझान था वो हमेशा था कि वो कॉलोनियल सिस्टम के खिलाफ है, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट कर। लेकिन ये सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि जो लोग कॉलोनियल मास्टर्स थे वो ज्यादातर ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज थी जिनके साथ उसके अच्छे संबंध थे। तो अमेरिका के लिए ये डिफिकल्ट हो रहा था कि वो कॉलोनियल सिस्टम को खत्म करने के लिए ज्यादा एफर्ट करे, क्योंकि वो ब्रिटेन और बाकी कंट्रीज को नाराज नहीं करना चाहता। दूसरा जो इशू था वो रेशियल इशू था, कि बैंडुंग कॉन्फ्रेंस बात करती है इक्वलिटी के बारे में, रेशियल इक्वलिटी के बारे में, लेकिन अमेरिका में अभी भी सिविल अनरेस्ट हो रहे थे और वहां पे रेशियल इक्वलिटी नहीं थी। वहां पे एक जजमेंट आता है जो कहता है कि जो ब्लैक और व्हाइट बच्चों को अलग अलग स्कूल में सेग्रीगेट किया जाता है वो गलत है और ये खत्म होना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तब भी वहां की सरकार एफर्ट्स नहीं करती। वहां पे एक जिम क्रो लॉ होता है जो एक रेशियल लॉ है, उसको खत्म करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करती। तो इस वजह से भी अमेरिका कंफर्टेबल नहीं था कि ये जो कंट्रीज हैं ये रेशियल इक्वलिटी की बातें कर रहे हैं, लेकिन यूएसए में अभी भी रेशियल इक्वलिटी नहीं है। तो एक तो क्योंकि अमेरिका के दोस्त थे ब्रिटेन और दूसरी कंट्रीज जो कॉलोनियल मास्टर्स थे, दूसरा अमेरिका के अंदर खुद रेशियल इक्वलिटी नहीं थी, इस वजह से भी वो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस के साथ कंफर्टेबल नहीं थे। तो ये तो बातें हैं बैंडुंग कॉन्फ्रेंस के बारे में, इंडिया की लीडरशिप के बारे में, इंडिया और चाइना रिलेशन के बारे में। जो और 24 कंट्रीज थे उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, की इवेंट्स के बारे में। बने रहिए दोस्तों। मेरा नाम है संदीप सिंह और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताइए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।